डीएनए रेप्लिकेशन में काम आने वाले एंजाइम्स। डीएनए रेप्लिकेशन में काम आने वाले एंजाइम्स के बारे में अपन पढ़ेंगे। कार्य ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूं जब अपने डायग्राम बनाया था। अब अपन कुछ लिख लेते हैं इनके बारे में। देखो, सबसे पहला जो एंजाइम काम में लिया था उसका नाम क्या था? टोपो आइसोमेरेज। टोपो आइसोमेरेज एंजाइम। चलो आप लोग बताओगे क्या काम करता है ये एंजाइम, कार्य बताओ इसका। मैं तो पढ़ा चुकी हूं, अब आप लोग बताओ कार्य क्या काम करता है ये। यस, डीएनए में उपस्थित अत्यधिक कुंडलन को खोलने का कार्य करते हैं। डीएनए में उपस्थित अत्यधिक कुंडलन को खोलने का कार्य करता है कौन सा एंजाइम? टोपो आइसोमेरेज। नेक्स्ट आप बताओगे यह डीएनए के एक या दोनों रज्जुकों पर निक या कट लगाता है। नेक्स्ट आप बताओगे बैक्टीरिया में इसे डीएनए गाइरेज कहा जाता है। बैक्टीरिया में क्या बोलेंगे इस एंजाइम को? डीएनए गाइरेज बोलेंगे। नेक्स्ट, यह एटीपी खर्च करता है, यानी ये अपना कार्य जो करता है उसके लिए क्या चाहिए इसको? एटीपी चाहिए। ये पहला एंजाइम है जिसका नाम क्या है? टोपो आइसोमेरेज एंजाइम। लिख लो यहां तक। लिख लिया सबने यहां तक? मिटा दूं क्या? चलो दूसरा एंजाइम देखो। दूसरे एंजाइम का नाम है अपने पास डीएनए हेलिकेज। डीएनए हेलिकेज, आप लोग बताओगे क्या कार्य करता है ये? यह डीएनए के दोनों रज्जुकों के बीच उपस्थित हाइड्रोजन बंध को तोड़ने का कार्य करता है।
तोड़ने का कार्य करता है। नेक्स्ट आप बताओगे इसकी 6 उप इकाइयां होती है। कितनी इकाइयों से मिलकर बना होता है ये? 6 उप इकाइयां होती है। नेक्स्ट आप बताओगे यह भी एटीपी यूज करता है। यह भी अपने कार्य के लिए क्या काम करेगा? एटीपी खर्च करेगा। वो क्या कार्य है इसका? 2 रज्जुकों के बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है। तीसरा बताओ, तीसरा जो एंजाइम या प्रोटीन है जिसका नाम है एस, अपन बोल सकते हैं सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन जिसको अपन बोल सकते हैं SSBP, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन SSBP। ओके, आप बताओगे यह दोनों रज्जुकों के बीच हाइड्रोजन बंध को पुनः बनाने से रोकती है। यानी हाइड्रोजन बंध को बनने से रोकने का काम किसका होगा? SSBP का। लिखो यहां तक। सबने लिख लिया है क्या? चलो आगे देखो। तो आगे बताओ 3 नंबर पे कौन सा होगा? 4 नंबर पे कौन सा होगा? आरएनए प्राइमेज। ये क्या काम करेगा? बताओ काम क्या होगा इसका? यह आरएनए प्राइमर का निर्माण करता है। आरएनए प्राइमर का निर्माण करता है। प्राइमर क्या होता है? तो प्राइमर आप बताओगे यह 2 से 10 न्यूक्लियोटाइड्स, 2 से 10 न्यूक्लियोटाइड्स की एक छोटी श्रृंखला होती है। कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं केवल इसके अंदर? 2 से 10 न्यूक्लियोटाइड होंगे। ओके, फिर अपन बात करते हैं, अगला अपने पास में है 5 नंबर पे डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज की अपन बात करेंगे। तो आप क्या बताओगे यहाँ पे? यह ओकाजाकी खंडों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। तो जो ओकाजाकी खंड बने थे कौन से रज्जुक पे बने थे? नाम बताओ जरा। कौन से रज्जुक के ऊपर बने थे ओकाजाकी खंड? लेगिंग के ऊपर। तो ओकाजाकी खंडों को आपस में जोड़ने का काम किसका होगा? डीएनए लाइगेज का। आप बताओगे यह डीएनए के 2 खंडों के बीच, डीएनए के 2 खंडों के बीच, डीएनए के 2 खंडों के बीच फोस्फोडाइएस्टर बंध बनाता है। कौन सा बंध बनाएगा? ये इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है ये। डीएनए लाइगेज 2 डीएनए खंडों के बीच में कौन सा बंध बनाता है?
फॉस्फोडाइस्टर बंद। नेक्स्ट आप बताओगे यह एटीपी खर्च करता है, यानी एटीपी को काम में लेगा अपने कार्य करने के लिए। लिख लो। लिख लिया क्या सबने? मिटा दूं? मिटा दूं क्या? चलो आगे देखो। तो नेक्स्ट अपने पास में डीएनए प्रतिकृतिकरण की प्रवृत्ति। डीएनए प्रतिकृतिकरण की प्रवृत्ति। अब इधर देखो, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत दिए थे इसके लिए। तो दो यहाँ पर फेमस है। एक तो है संरक्षी प्रवृत्ति। संरक्षी को अपन बोलते हैं कंजर्वेटिव नेचर। कंजर्वेटिव नेचर। और दूसरा अपने पास में अर्ध संरक्षी। अर्ध संरक्षी जिसको अपन बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव नेचर। सेमी कंजर्वेटिव नेचर। तो डीएनए प्रतिकृतिकरण की दो प्रवृत्ति होती है, एक तो कंजर्वेटिव और दूसरा सेमी कंजर्वेटिव। देखना आप ध्यान से। संरक्षी की अपन बात करेंगे। मान लो ये अपने पास में डीएनए है, ये अपने पास डीएनए है, ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये 3 प्राइम, तो ये कौन सा हो जाएगा 5 प्राइम। अब डीएनए रेप्लिकेशन में अपन क्या करते हैं, एक डीएनए से दो डीएनए बनाएंगे। तो देखो संरक्षी प्रवृत्ति में ये बताया गया है कि जो डीएनए है, पैतृक डीएनए, वो वैसा का वैसा ही रहेगा, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। ये अपने पास में है पैतृक डीएनए, और ये भी कौन सा है, ये जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। लेकिन जो नया डीएनए बनेगा उसके दोनों रज्जु क्या बनेंगे, नए बनेंगे। 5 प्राइम 3 प्राइम, 3 प्राइम 5 प्राइम, तो ये हो जाएगा न्यू डीएनए, यानी नया डीएनए। इसको अपन बोलते हैं संरक्षी प्रवृत्ति, कि एक जो डीएनए है वो तो सेम टू सेम पहले वाले जैसा ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन दूसरा जो डीएनए है वो पूरा का पूरा नया बनेगा। दूसरा देखो, दूसरी प्रवृत्ति की बात करेंगे। ये अपने पास में डीएनए है, ये डीएनए का 5 प्राइम सिरा, ये 3 प्राइम, ये 3 प्राइम, तो ये कौन सा हो जाएगा 5 प्राइम। अब सेमी कंजर्वेटिव नेचर में क्या बताया गया कि डीएनए के दोनों रज्जुक पहले तो क्या हो जाएंगे, अलग अलग होंगे, और इन रज्जुकों के ऊपर क्या होगा, नए रज्जुक बनेंगे। इस प्रकार से ये 3 प्राइम और ये 5 प्राइम, इधर 5 प्राइम और ये 3 प्राइम, और बीच में कौन सा बंद, हाइड्रोजन बंद। इसको अपन बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव नेचर। अब बताओ दोनों में से सही कौन सा है। अपन ने जो डायग्राम बनाया बड़े वाला, उसको दिमाग में रखकर आप बताओ इन दोनों में से सही कौन सा है, कंजर्वेटिव या सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव क्यों, क्योंकि एक तो पुराना रज्जुक रहता है और उसके ऊपर नया रज्जुक का संश्लेषण होता है, तो इसको अपन बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव। इसके अंदर एक तो क्या रहेगा, ये वाला तो पैतृक रज्जुक, पैतृक
रज्जुक। और दूसरा जो है वो क्या बनेगा, ये बनेगा नया रज्जुक। ये हो गई अर्धसरक्षी प्रवृत्ति। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम के अंदर। डीएनए प्रतिकृतिकरण की प्रवृत्ति कैसी होती है, सरक्षी, अर्धसरक्षी, या फिर एक विवर्तित नाम की भी होती है जो अपने सिलेबस के अंदर नहीं है, या फिर उपरोक्त सभी। तो ज्यादा सही कौन सी है, सेमी कंजर्वेटिव। इसको सिद्ध करने के लिए दो साइंटिस्ट ने प्रयोग किया था, उनका नाम है मेसेल्सन और स्टॉल। क्या नाम है वैज्ञानिकों का, मेसेल्सन और स्टॉल ने एक प्रयोग किया था, वो प्रयोग आगे अपन पढ़ेंगे। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया था कि डीएनए प्रतिकृतिकरण की प्रवृत्ति कैसी होती है, अर्धसरक्षी। लिखो यहाँ तक। हाँ मनीष, ये भाईचारा बाद में खेल लेना क्लास के बाद। लिख लिया कि सबने, डीएनए प्रतिकृतिकरण की प्रवृत्ति, डीएनए प्रतिकृतिकरण की प्रवृत्ति अर्धसरक्षी, अर्धसरक्षी, या इसको अपन बोल सकते हैं सेमी कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव होती है। यह मेसेल्सन व स्टॉल ने सिद्ध किया था, मेसेल्सन व स्टॉल ने सिद्ध किया था। ये लिख लो, इंपॉर्टेंट लगा लेना इस लाइन को।